भारत में 7वां रैंक जो है हासिल करने के बाद जो है गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए अनमोल राठौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनमोल जी, कैसा फील हो रहा है और कितना प्राउड मोमेंट है आज परिवार के लिए, आपके लिए? सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। कैसा आप संदेश यहाँ से देना चाहेंगे तमाम एस्पिरेंट्स को? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए और आपकी विशेस के लिए। मुझे लगता है काफ़ी अच्छी फीलिंग है, काफ़ी खुशी हो रही है रैंक हासिल करके। आई थिंक एग्ज़ाम इतना प्रेस्टिजियस है, इतना कॉम्पिटिटिव है कि इसको क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात है। तो अच्छे रैंक से किया है तो उसकी और खुशी हो रही है। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा अनुभव आपका रहा इन दौरान जब आप स्टडीज़ कर रही थी? किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा है? क्योंकि आप अगर हम देखें जो आपकी स्टडी है कितनी टफ रही है और कैसे आप करते थे इसे मैनेज? सर, मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज कोई भी एस्पिरेंट अगर फेस करता है तो वो अपनी मेंटल हेल्थ का चैलेंज होता है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस का चैलेंज होता है। वो उसको ओवरकम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मुझे भी वही चैलेंज आता था, मुझे सेल्फ डाउट बहुत होता था कि शायद मैं क्वालिफाई ना कर सकूं। और आई थिंक उसको ओवरकम करना हैज़ बीन अ जर्नी इन इटसेल्फ। एंग्जाइटी काफ़ी होती है, हमें लगता है कि बाकी लोग इतना पढ़ रहे हैं, मैं शायद नहीं पढ़ पा रही उतना। वो सब कुछ चैलेंजेस हैं। मेरे चैलेंजेस यही रहे हैं मोस्टली, और यही था कि थोड़ा एक दो बार जो फेलियर्स फेस किए मैंने इस एग्ज़ाम में, तो मुझे लगा कि शायद आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस एग्ज़ाम, शायद मैं इसमें कभी सक्सेसफुल ना हूँ, क्योंकि बाकी लोग इतने डिज़र्विंग है, इतने इंटेलिजेंट हैं, दे विल मेक द फाइनल कट, आई वोंट। सो आई थिंक इन सबको यही चैलेंजेस हैं। अनमोल, कैसा लगता था कि जब आपने फेलियर्स का जिक्र किया है तो कई सारे युवा जो है वो अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं और कुछ और रास्तों पर गुजर जाते हैं। तो जब आपकी हिम्मत जो, क्या लगा कि उस समय हिम्मत में कुछ कमी आई? परिवार का कितना सपोर्ट रहा? और वो समा कैसा था जब आपने वो देखा कि नहीं क्रैक हो पाया और आप थर्ड टाइम पे आप कह रहे हैं कि अटेम्प्ट जो है वो प्राप्त किया आपने, तो कैसा अब लग रहा है कि वो फील कैसा था, उस समय कैसा था वो बीच का? सो सर्टेनली ये जो कहते हैं ना कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आप अकेले होते हैं, बट जब आप सक्सीड कर जाते हैं तो सब आ जाते हैं। मुझे लगता है वो जो अकेलेपन का टाइम होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और मेरे लिए भी था। आफ्टर ईच फेलियर मुझे लगता था कि मुझसे नहीं होगा, हिम्मत नहीं होती थी नेक्स्ट टाइम फिर से अटैम्प्ट देने की। बट देन एज द ओल्ड एज गोज़ दैट फॉल 7 टाइम्स राइज अप 8। आप 7 बार गिरें तो आप 8वीं बार उठें, विच मीन्स कि हमेशा आपके मन में वो होना चाहिए कि मैं अगली बार ट्राई करूँगी। तो मेरे मन में भी वही था, और इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने हमेशा कहा है कि हार मत मानो, जस्ट जब तक अटैम्प्ट्स हैं तब तक ट्राई करते रहो। तो आई थिंक वो काफ़ी हेल्प मिली, फ्रेंड्स की भी काफ़ी हेल्प मिली। उन्होंने कभी भी आइसोलेटेड फील नहीं होने दिया ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। और मुझे लगता है जो लोग हार मान जाते हैं, मतलब या जिन लोगों को सेटबैक लगता है बिकॉज ऑफ अ फेलियर, आई वुड से अगर आपने ये एग्ज़ाम देने का सोचा है वही आपकी बहुत बड़ी जीत है। तो आप इसमें करते रहिए ट्राई, आपका डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। मैं अपनी इस जर्नी में ऐसे बहुत से लोगों से मिली हूँ जिनके काफ़ी सक्सेसिव अटैम्प्ट्स हुए हैं और फिर भी वो लोग हार नहीं मानते। तो आई थिंक उनसे इंस्पायर हों, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा कि ये जो अनुभव आपका पूरा रहा है इन दौरान, इससे पहले कोई आपने एग्ज़ाम की तैयारी की हो यूपीएससी से पहले? कैसा उसका कोई अनुभव आप साझा करना चाहेंगे? सर, एग्ज़ाम्स तो मुझे लगता है हम लोग हमेशा ही देते रहते हैं, स्कूल टाइम से लेकर। उससे पहले मैंने जो फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था वो था कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि एनएलयूज़ के लिए होता है 2016 में आफ्टर 12th। वो मैंने क्वालिफाई किया था और मेरी एडमिशन हुई थी जीएनएलयू गांधीनगर में। सो दैट वाज द फर्स्ट नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो मैंने दिया था। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैंने सिर्फ यूपीएससी का ही दिया है आफ्टर माई ग्रेजुएशन, और फिर साथ ही साथ जो जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम था वो। तो उसमें क्या आपका रैंक था? हाँ, वो मैंने लास्ट ईयर क्वालिफाई किया, और उसमें भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे फर्स्ट रैंक हासिल हुई थी। तो आप चनाब वैली से हैं और चनाब वैली से आप ताल्लुकात रखते हैं और वहाँ का जो पैराफरीज है, हमने देखा है कि काफ़ी डेप्थ एरिए हैं, काफ़ी मुश्किलों का सामना कर कर लोगों को आगे आना पड़ता है और वहाँ के युवाओं के लिए, और क्योंकि इस समय आप एक रोल मॉडल भी युवाओं के लिए बनेंगी, तो क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे पूरे जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं जो रास्तों से भटक चुके हैं, उन्हें क्या आप एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? क्योंकि आजकल का युवा जो है ज़्यादातर जो है कई और चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। सर्टेनली सर, मुझे लगता है कि
सबसे पहले तो मुझे लगता है जो हमारी स्कूल एजुकेशन है उसको रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। हम वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं लेकिन उसकी काफ़ी कमतरी है हमारी एजुकेशन में। जो वैल्यू एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में एथिक्स और जीएस 4 पढ़ते हैं, अगर हम वही सब चीज़ें स्कूल टाइम से बच्चों को सिखाएं तो शायद वो अपने मार्ग से ना भटकें और इन सब गलत एक्टिविटीज़ में ना जाएं, क्योंकि उनका मॉरल कंपस तभी से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी डन। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है अभी जो युवा भटक चुके हैं, मैं उन्हें क्या ही कहूँ, मुझे नहीं लगता वो ये इंटरव्यू भी सुन रहे होंगे, बट स्टिल अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमें हमेशा हमारी फैमिली और पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे एक्शन से उन पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो अगर वो हम सोचें तो शायद हम गलत रास्तों पर ना चलें, एंड वी विल ट्राई कि वी डू समथिंग विच विल मेक देम प्राउड। एंड लास्टली फॉर दोज हु आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्ज़ाम्स और जो सच में थोड़ी गाइडेंस चाहते हैं, मैं कहूँगी मैं भी उन्हीं की तरह एक एस्पिरेंट हूँ। द ओनली गाइडेंस आई कैन गिव इज़ कि जो भी अवेलेबल है मटेरियल, टॉपर स्टॉक, एवरीथिंग, उसको अच्छे से यूज़ कीजिए, बट उसमें खो मत जाइए। एक समंदर है इतने सारे मटेरियल का, उसमें आप डूब जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपने मटेरियल को बहुत अच्छे से यूज़ करना है, रिस्ट्रिक्ट करने हैं अपने सोर्सेज, और कोचिंग का फोमो मत रखिए कि हमने कोचिंग अटेंड नहीं की तो हम शायद क्वालिफाई ना करें। कोचिंग के बगैर भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं ये एग्ज़ाम, एंड जस्ट हैव दैट डिटर्मिनेशन इन यू एंड यू विल डू वेल। तो जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तब आपका एक जो सस्पेंस होता है ना रिज़ल्ट आने के बाद का, वो कैसा था? वो हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर साझा करिएगा। रिज़ल्ट आने से पहले सस्पेंस होता है, वो था मुझे कि मेरा होगा या नहीं होगा, और मेरे माइंड में था कि या तो बहुत नीचे रैंक आएगा या तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में देखा है कि बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत डिज़र्विंग लोग इस बार ये एग्ज़ाम दे रहे थे। मेरे काफ़ी बैचमेट्स हैं और काफ़ी सीनियर्स हैं जो कि आई वुड से दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल आई हैव मेट इन माई लाइफ, और वो मेरे साथ पर्सनैलिटी टेस्ट उन्होंने दिया। तो आई थिंक कि कंपटीशन वाज क्वाइट हाई, तो मुझे उतनी श्योरिटी नहीं थी। बट देन जब मैंने पीडीएफ खोली तो मैंने सीधा स्क्रॉल करना स्टार्ट किया। मैंने फर्स्ट आई थिंक 5-6 पेजेस देखे भी नहीं थे। बट देन मैंने किसी का मैसेज पढ़ा मोबाइल पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनमोल, तो मुझे लगा शायद मेरा रिज़ल्ट, मेरा नाम है, तभी मुझे मैसेज आया। फिर मैंने अपना कंट्रोल F करके नाम सर्च किया और मुझे अपना नाम सरप्राइजिंगली फर्स्ट पेज पे ही मिल गया। तो वो एक अजीब सी फीलिंग थी। मुझे रोल नंबर चेक करना पड़ा क्योंकि आई वाज नॉट श्योर कि ये मैं ही होंगी। सो उसके बाद तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल किया, उनको बताया कि उनको भी यकीन नहीं था, वो भी सोच रहे थे ये क्या हो गया है। तो वही जर्नी है, अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम है, अनसर्टिनिटी तो रहती ही है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान से बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि अनमोल जो है वो इस वक्त बातचीत कर रहे थे और उन्होंने अपना अनुभव जो है वो साझा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट।